फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे वादा कर रहे थे कि हम आपके लिए सीटेट का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अपने हर एक वीडियो लेक्चर, हर एक प्रिंसिपल, जो भी सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया, हर सिद्धांत में भी हमने आपसे बार बार यही आपसे कहा कि आप प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहें, बार बार लगाते रहें। तो वो दिन फाइनली आ गया जो हमने आपसे वादा किया था। फाइनली सेशन को हमने स्टार्ट करना आज से शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सीटेट के सेशन नंबर 1 में टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें जो सोर्स है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी पॉसिबिलिटीज 90% है कि सीटेट में क्वेश्चन बनेंगे। हमने हर उस क्वेश्चन को आज के सेशन में उठाया है टॉप 50 क्वेश्चन में। इस तरीके से करते करते हम आपके करीब 1000 क्वेश्चन आपके सीडीपी के हम करवाने वाले हैं। सीडीपी का करवाएंगे, वहीं 1000 क्वेश्चन आपका इंग्लिश में होगा, वहीं 1000 क्वेश्चन आपका मैथ्स में होगा, वहीं 1000 क्वेश्चन आपका जो इन्वायरमेंट में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज जो सेशन हमने स्टार्ट किया 50-50 क्वेश्चन का हम डेली सेशन लेकर के आने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके साथ महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा। और शुरू करेंगे हम आज के प्रैक्टिस सेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस सेशन खत्म होने के बाद आपको फिर से वापस इसी वीडियो में लौटना है। वीडियो खत्म नहीं होगी। इस वीडियो का जो प्रैक्टिस सेशन है, उस प्रैक्टिस सेशन के उस पार आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा अनाउंसमेंट है और बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जो अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने, किसी भी स्टडी चैनल ने नहीं किया है। हम वो काम करने जा रहे हैं, कुछ क्वालिटेटिव आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन जो है सुलेमित कीजिए। इसमें आपको ये 4 दिया हुआ है। एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम, अनुकूलन। 4 दिया है ऑप्शन आपको, गेस्टॉल्ट, पियाजे, थॉर्नडाइक और स्किनर। जिसमें से हमारा एनिमल इंटेलिजेंस जो बताया है वो है थॉर्नडाइक साहब थे हमारे। वहीं हमारा पुनर्बलन की अगर सूची की बात करें तो हमारे स्किनर साहब थे। सारगर्भिता का नियम की बात करें तो हमारे गेस्टॉल्ट साहब है। और अनुकूलन की बात करें तो वो पियाजे साहब है। जिसका मतलब उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो कथन है ये संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से लेकर के प्रक्रिया प्रारंभ होती है और मरने तक लगातार चलती रहती है। मतलब व्यक्ति एक जब नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो आदि को, संपूर्ण विकास इसी निरंतरता गुण के साथ संपन्न किया करता है। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो इसका सही आंसर है 86वें संशोधन से। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A, 45 और 51A को जोड़ा गया है। इसके द्वारा राज्य ने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 21A के द्वारा बच्चों को यह मौलिक अधिकार दिया गया है कि वह अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके। अनुच्छेद 51A के द्वारा प्रत्येक माता पिता एवं संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराए। 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट है, कहता है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, है ना, बी, यानी कि मैकडूगल साहब थे हमारे अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक। मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य ये है कि प्राणी को उत्तेजित किए जाने के लिए एक विशेष ढंग से अनुक्रिया करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल, इन्होंने मनुष्य के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक
सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा प्रस्तुत की है। इनके अनुसार मूल प्रवृत्तियों की 4 विशेषताएं होती हैं, वो है स्रोत, उद्देश्य, वस्तु एवं प्रेरक शक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है पांचवा कह रहा है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था काल को उन्होंने कहा है। बाल विकास की बाल्यावस्था को ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था एवं 6 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चों का बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगिक एवं संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है तथा बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करने लग जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो इसका सही आंसर है सी यानी गार्डनर ने दिया है। बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय हार्वर्ड गार्डनर ने वर्ष 1983 में दिया, जिसे गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। ये भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानीय, शारीरिक, गतिक, संगीतिक, अंतः पारस्परिक, अंतः व्यक्तिक एवं नैसर्गिक होता है। ठीक है दोस्तों, दिन हमारा 7th आता है, बहुत ही पॉपुलर है। डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिस्लेक्सिया क्या है? जो पठन विकार होता है, पठन विकार यानी कि पढ़ने में जो विकार होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्लेक्सिया। ये पठन विकार से संबंधित हुआ करता है। इसमें अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह कुछ अक्षरों को, जैसे क्या है बी और डी में विभेद नहीं कर पाता, वो अंतर नहीं कर पाता। बी को डी लिख देगा या डी को बी लिख देगा, इस तरीके से काम करता रहेगा। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे क्या है 100, SAW, अगर हम 100 लिखते हैं तो बालक 100 को समझेगा। वॉस या वॉस बोलेंगे तो वो लिख देगा 100, ठीक है ना। वहीं अगर कुछ शब्द और होते हैं, जैसे कि हम लिख दें न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर को लिखेगा वो अनक्लियर। तो इस तरीके की समस्याएं हुआ करती हैं। समस्याओं को पढ़ने वाली समस्या बोला करते हैं। इसका जो अंतर होता है, इन शब्दों का अंतर करने में असक्षम रहता है बालक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? 4 ऑप्शन है हमारा, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सीधे आंसर पे आते हैं। तो वो है हमारा ए, शिक्षक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जहां विशेष आवश्यकता वाले प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बच्चों को एक ही कक्षा में सामान्यतः बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है तथा सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए बैठने की व्यवस्था, शिक्षण विधियों का एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को सीखने में असक्षम यानी निशक्त बच्चों को सीखने हेतु प्रोत्साहित करना होता है, उन्हें अतिरिक्त समय देना चाहिए, साथ ही साथ उन पर विशेष प्रकार का ध्यान भी देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन के हिसाब से मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। पहला है प्रेरित करना चाहिए ताकि बालक कक्षा में प्रश्न पूछे। जॉन डीवी ने भी इसमें कहा है कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया त्रिध्रुवीय हुआ करती है, ट्राइपोलर हुआ करती है, जो एक विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संपन्न होती है। अंतः शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण एवं सफल बनाने के लिए शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि तब जब तक बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक शिक्षण एक मार्गी ही रहेगी तथा बच्चों की समस्या एवं कठिनाइयों को जाने बिना उनका समाधान नहीं किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आ रहा है 10वां, कहता है बच्चों की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो बच्चों की बुद्धि जो संबंधित होती है वो उनकी शारीरिक विकास से संबंध हुआ करती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। शारीरिक विकास से तात्पर्य ये होता है हमारा कि शारीरिक के जो बाह्य परिवर्तन है, जैसे ऊंचाई परिवर्तन होना है ना, उसके अलावा शारीरिक अनुपात में वृद्धि होना, लेकिन शरीर के आंतरिक अवयवों में परिवर्तन यानी बाह्य रूप से जो दिखाई नहीं दिया करते, बाहर से हमको नहीं दिखाई देते, शरीर के इंटरनल प्रोसेस हुआ करते हैं, फिर भी आंतरिक स्तर पर इनका समुचित विकास होता रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है 11वां,
निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? तो वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ही हम लोग पुनर्बलन का सिद्धांत कहा करते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो एफ स्किनर हैं, है ना। इनके अनुसार वे अनुक्रियाएं जो जानवर अथवा मानव द्वारा ऐच्छिक रूप से की जाती है वो क्रिया प्रसूत कहलाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर स्वयं कार्य करता है तथा पुनर्बलन के आधार पर उसकी पुनरावृत्ति करता है। देन नेक्स्ट हमारा दोस्तों है 12वां को अगर हम देखें तो निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? नहीं है पूछा गया दोस्तों, तो नहीं है, तो इसमें सीधे आंसर पे आते हैं बी, यानी कि अंतःप्रज्ञ अवस्था। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। जेरोम ब्रूनर प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपना संज्ञान संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम प्रौढ़ों, इसके बाद विद्यालय जाने वाले बालकों, फिर 3 वर्ष तक के बच्चों तथा अंत में नवजात शिशुओं पर किया। इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग प्रतिनिधित्व, संक्रियात्मक प्रतिनिधित्व, दृश्य प्रतिमा प्रतिनिधित्व, बिंबिमात्मक प्रतिनिधित्व है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मॉरिसन के बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया है। वो ये है, वो इनमें से हमको निम्न में से छांटना है। तो 13वां का हम लोग पहले ए वाला ऑप्शन ले लेंगे और इसको सीक्वेंस में हम मिलाना शुरू करते हैं। तो पहला है खोज, दूसरा प्रस्तुतिकरण, चौथा है हमारा आत्मसातीकरण यानी एसिमुलेशन, तीसरा है हमारा संगठन या व्यवस्था अरेंजमेंट, पांचवा आता है फिर हमारा वाचन या फिर अभिव्यक्तिकरण। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कार्य हुआ करता है। देन हमारा 14th पे आते हैं। 14th हमारा कहता है निम्न में लिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? फिर से दोस्तों आ रहा है नहीं है। ठीक है, तो इसमें से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी अनुमूल्यन। ठीक है दोस्तों, अनुमूल्यन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि ज्ञान बोध एवं अनुप्रयोग संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञान बोध और अनुप्रयोग ये क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। 15वां हमारा क्या कहता है निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो ये है लंबवत। अधिगम का वक्र कभी भी लंबवत नहीं रहता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। अधिगम वक्र या सीखने की मात्रा, गति, उन्नति, अवनति को प्रदर्शित करते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार अगर हम देखें तो अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का विवरण है। और ये लंबवत क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि एक बराबर एक समान पे कोई भी बालक सीख नहीं सकता है। उम्र के हिसाब से, व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से उनमें डिफरेंसेस आते रहते हैं। 16th हमारा क्या कहता है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसके लिए वो क्या करेगा? इन 4 ऑप्शनों में से हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें इसमें सही आंसर आएगा बच्चों को परामर्श देना चाहिए। बच्चों को परामर्श देना चाहिए। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में देख पाता है तो उसे बालक पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा समय समय पर उचित परामर्श देकर उसकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करने चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट आता है 17th हमारा क्या कहता है? पाठ सहगामी क्रियाएं यानी मुख्यतः संबंधित है। तो जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं वो हमारा छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हुआ करती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग होती है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वो स्कूल के नियमित समय अंतराल पर आयोजित की जाती है। इसके प्रमुख उदाहरण है खेल, संगीत, नाटक, निबंध एवं कहानी लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं कला आदि ये सब हैं। ठीक है दोस्तों, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18th पे। 18th हमारा क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। बीएस ब्लूम ने वर्ष 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक के रूप में किया है। इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, जबकि बीएफ स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। कोहलर ने अधिगम के अंतर्दृष्टि और थॉर्नडाइक ने अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है या प्रतिपादित किया है। देन दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, समझते हैं बात चीज़ों को।
उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आ रहा होगा, पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इसको देखने के बाद आप ये एहसास कर पाएंगे, ये महसूस कर पाएंगे कि आज जो आप सीख रहे हो ये कुछ बेहतरीन आप सीख रहे हो, कुछ क्वालिटेटिव आप सीख रहे हो। और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ क्वालिटी भरा लेकर के आएँ। तो हम दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 19th है अगला क्वेश्चन हमारा। 19th क्वेश्चन कहता है शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य ये होता है किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक ही कक्षा में रहना, मतलब उस बालक का बार बार किसी कारणवश फेल होना या उसका पढ़ाई में ध्यान या मन ना लगाना। किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है, जबकि बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना तथा बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना शिक्षा में अवरोधन से संबंधित नहीं है। 20वां हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, परीक्षण आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा है इसका सही आंसर है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रस्तावना कौशल के पहले छात्रों को पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, यानी उनके प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट होता है। बच्चों के पूर्व ज्ञान को समझते हुए उसके आधार पर प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। फिर 21वां हमारा कहता है मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का जो प्रारंभ होना शुरू हो जाता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, और गर्भावस्था से विकास चलते चलते उसके मरणोपरांत या फिर कब्र तक जाने तक हुआ करता है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया हुआ करती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास सब कुछ सम्मिलित हुआ करता है, उसमें शामिल रहता है। देन हमारा नेक्स्ट हमारा 22वां क्या कहता है, 22वां में द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हमारे डी है, यानी कि RM गैने हैं। इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 1965 में किया था। कब किया था दोस्तों, 1965 में उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 23rd हम लोग देखते हैं। कहता है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला एवं विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो बोला गया है वो आपका स्टैनले हॉल ने दिया है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था भी उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि सामान्यतः 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था हुआ करती है बालकों की, 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था है इसको आंधी तूफान की अवस्था भी बोला है। और इसी अवस्था को उन्होंने है ना टीन एज या किशोरावस्था या एडोलसेंस एज उन्होंने कहा है। देन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। फिर आता है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को आता ही होगा। 36 मिनट का हुआ करता है सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग। कितना देर का होता है, 36 मिनट का होता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि हुआ करती है। इसमें अध्ययन की एक इकाई एवं एक कौशल का प्रयोग करके छोटे समूह में शिक्षण किया जाया करता है। और सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन के एक एक कौशलों को कृत्रिम वातावरण में अल्पावधि यानी कि थोड़े से समय में सीखने में सुउद्देश्यपूर्ण क्रिया करती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25th, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो हमारा है वो रॉस साहब का है। इन्होंने सीखने के पठार या सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति में प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। और इसी कथन को रॉस ने कहा है या रॉस से संबंधित यह कथन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26वां कहता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है। तो ये कहा है JP गिलफोर्ड, यानी गिलफोर्ड साहब ने हमारे कहा है। एक मिनट दोस्तों, इसको हमारे गिलफोर्ड साहब ने हमारे कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम एक व्यापक एवं सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। मनुष्य में जन्म के बाद से ही अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जीवन भर वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। देन हमारा फिर वही 27 क्वेश्चन पहले की तरह सुलेमित कीजिए। तो सुलेमित करने के लिए 4 चीज़ें आपको दिया हुआ है, ब्रूमर, आसुबेल, ग्लेजर, गार्डन
और इसमें 4 सूची 2 में हमको भी 4-5 दिया हुआ है। कहता है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संस्थक शिक्षण प्रतिमान, चौथा है हमारा संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान और 5वां दिया है प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो दोस्तों अब हम इसको सही तरीके से सुलेखित करना शुरू करते हैं। तो जो ब्रूनर है, ब्रूनर साहब ने हमारे क्या दिया है, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया हुआ है। वहीं आशुबेल की बात करें तो आशुबेल साहब ने हमारे अग्रिम संस्थक शिक्षण प्रतिमान दिया है, यानी कि जो आशुबेल है वो उनका मैच होगा 3rd वाले में। और वहीं पे सी अगर ग्लेजर को देखें तो ग्लेजर साहब ने हमको दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, यानी कि ये सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी हमारा गार्डनर है, तो गार्डनर कहते हैं साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान की बात किया करते हैं, तो यानी कि डी का 2nd हो जाएगा। तो अगर इसके हिसाब से हम ऑप्शन हिसाब से देखें तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आता है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा लास्ट बोल रहा हूँ, 28वां नेक्स्ट क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन कहता है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो इनमें से जो प्रथम चरण है वो प्रथम चरण हमारा क्या कहता है, समस्या की पहचान करना। आप किसी भी समस्या का समाधान आप तभी कर पाओगे जब आप उस समस्या की पहचान करोगे। जब तक आप पहचान नहीं कर पाओगे, जब बच्चों में तार्किक रूप से सोचने एवं निर्णय लेकर किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास नहीं करोगे, तब तक कैसे काम होगा। समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण समस्या की पहचान करना तथा अंतिम चरण परिणाम का मूल्यांकन करना, यानी कि जो पहले आप पहचान करो और फिर उसके बाद उसमें सॉल्यूशन ढूंढो, उस सॉल्यूशन को अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद फिर बालकों का मूल्यांकन करो कि जो आपने ढूंढा है समस्या का समाधान वो किस हद तक आपका सफल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, कब होगा। 4 ऑप्शन हमको दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में हमारा क्या कहता है, जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ए वाला ऑप्शन नंबर ए, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अतः बच्चों में अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब उनका संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास संभव हो सके, तभी बालक क्या होगा, विकास करेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन क्या कहता है, स्मृति स्तर पर बोध स्तर, यानी स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो इसका सही ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण है, मतलब कि स्मृति एवं बोध दोनों स्तरों के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान का प्रयोग किया जाता है, प्रस्तुतिकरण सोपान का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आपको बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो क्या कहता है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल विकास की प्रक्रिया भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर जीवन भर चला करती है। विकास के क्षेत्र में शैशवावस्था के बाद जो बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। यह अवधि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच आती है। इसे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, यानी इन 3 अवस्थाओं में हमने विभाजित कर रखा है। जो मध्य बाल्यावस्था है उसमें भाषा एवं विकास की पूर्ण अवस्था कही जाती है। इस अवधि में बच्चों के भाषा का विकास तेजी से होता है, साथ ही साथ रुचियों का विस्तार या चिंतन का विकास या फिर सृजनात्मकता का विकास भी इसी काल की मूल विशेषता हुआ करती है। ठीक है दोस्तों, देन हमारा नेक्स्ट सेकंड वाला हम देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, निम्नलिखित से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो दोस्तों ये हमारा क्या कहता है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास कहलाता है हमारा, यही एक अवस्था हुआ करती है। इसमें लॉरेंस जो कोहलबर्ग हैं, इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी भी कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे को इन सभी क्रमों से होकर गुजरना होता है। उनके कन्वेंशनल स्तर की दूसरी अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था में सम्मिलित हुआ करती है। और इसी पे ही हमने क्या है, पूरा कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, हमने इससे पूरा एक लेक्चर हमने दे रखा है। वीडियो हमारे पड़ी हुई है, आप हमारे चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। एक मज़ेदार ट्रिकी कहानी के साथ हमने समझाया है, उसको एक बार देख लेंगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता अन्य नहीं पड़ेगी, आप बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को कर ले जाएंगे। तो आगे देखते हैं
कि उन्होंने अपने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया था। इन अवस्थाओं को कोहलबर्ग सार्वभौमिक अवस्था मानते थे और इन 6 अवस्थाओं को 2-2 करके इन्होंने 3 स्तरों में रखा था। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है ये साफ साफ समझ में आ रहा है, लड़कियों पे कम लड़कों पे ज़्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब होता है ये जेंडर पक्षपात कर रहा है ये टीचर। तो बच्चों के मध्य जेंडर को लेकर के व्याप्त रूढ़ियों एवं लिंग किसी विशेष काम के लिए अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए जो हमारा NCERT है, NCERT जो है हमारा NCERT द्वारा तैयार दस्तावेज में NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कहा जाता है कि लैंगिक पक्षपात को न केवल कम करने बल्कि समाप्त करने पर बार बार जोर दिया जाता है कि ये जो लैंगिक विकास है वो समाप्त किया जा सके उसे। देन दोस्तों हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, समझिएगा बात को। नेक्स्ट हमारा कहता है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो ये है हमारा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। यही पद्धति सबसे प्रभावशाली हुआ करती है। बच्चों के मध्य जेंडर को लेकर के व्याप्त रूढ़ियों एवं लिंग किसी विशेष काम के लिए अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए NCERT इसमें भी क्या है, एक स्पेशल दस्तावेज को तैयार किया है और उसे हम NCF 2005 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, लैंगिक पक्षपात को न केवल कम करने बल्कि समाप्त करने पे बार बार जोर दिया जाता है, यानी कि ये जेंडर पक्षपात है ये खत्म हो सके अधिक से अधिक। देन हमारा पांचवा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक महत्व एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु पर प्रभाव को महत्व दिया है? तो वो है हमारे लेव वाइगोत्स्की साहब ने हमको किया है। इन्होंने क्या किया है कि जो सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसकी सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। जीन प्याजे की तरह ही वाइगोत्स्की भी इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी मानते हैं कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह एकांकी नहीं हो सकता है। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी हुआ करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो ये है हमारा व्यक्तिगत वार्ता। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच एवं व्यवहार में निरंतरता बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न हो सकती है। उसके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञान में अनेक तत्व आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत वार्ता या चर्चा, जिसमें बच्चे स्वयं से चर्चा करके किसी तर्क को निर्धारित करते हैं। नज़्मा द्वारा कहा गया यह कथन व्यक्तिगत वार्ता को संबोधित किया करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये है पाड़ का, यानी ढांचे का उदाहरण है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने में सहयोग प्रदान करना ये ढांचा ही कहलाता है। ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय है। ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर पर परिवर्तित किया करती है। शिक्षण करते समय सहयोगी अधिगम में शिक्षक या कौशल या अधिक कौशल वाले सहयोगी को अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है। जैसे कि कोई नई समस्या आप ले लो तो अधिक निर्देश देने पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्य का विस्तार होता जाता है निर्देशों की संख्या कम होने लगती है। वाइगोत्स्की के अनुसार संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करता
है। देन बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन जो कि हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो है हमारा संरक्षण यानी कक्षा समावेशन। ये क्या होता है कक्षा समावेशन के बारे में आप थोड़ा सा समझो कि इसमें जीन पियाजे के अनुसार कहा था कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था हुआ करती है, जो लगभग 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक लगातार चलती रहती है। इस अवस्था में बच्चों के विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शी तर्क शक्ति की जगह तार्किकता आ जाती है। पियाजे ने इस अवस्था में बालक के 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय बताए हैं। कितने? 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय उन्होंने बताया है। ठीक है, वो कौन कौन से? संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण, जिनमें से हमारा यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं संरक्षण। संरक्षण क्या होता है? बालक तरल, लंबाई, भार आदि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए देखे जा सकते हैं। ठीक है ना, इसी को हम संरक्षण बोलते हैं। वही हमारा 9th क्या कहता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो जो पियाजे की संरचना है वो है हमारा क्या? स्कीमा। जब ये याद कीजिए वो दिन जब मैं आपको पढ़ा रहा था संज्ञानात्मक विकास के बारे में, तो मैंने आपको स्कीम, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ाया था, तो आपको स्कीम और स्कीमा के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो स्कीमा से तात्पर्य ये होता है कि जो मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा 2 प्रकार की होती है, पहला साधारण स्कीमा, दूसरा जटिल स्कीमा। साधारण स्कीमा मोटर कार, खिलौने को स्कीमा समझा जाता है। इसी तरह इस अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ, या सूर्य क्या है, इसे जटिल स्कीमा कहा जाता है। पियाजे के अनुसार क्या हुआ कि बच्चों में जो स्कीमा को संशोधित या समायोजित करने वाली जो 2 प्रक्रियाएं हैं उनकी भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? एसिमुलेशन यानी आत्मसातीकरण और समायोजन। ठीक है दोस्तों, एसिमुलेशन आत्मसातीकरण और समायोजन। आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है? जब बालक अपने पूर्व स्कीमा में नए ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। ठीक है ना, और दूसरा हमारा क्या कहता है? जबकि समायोजन में बच्चा नई सूचना या स्कीमा के वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। ठीक है, देन हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ये दूसरा है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होता है। वस्तुतः आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन में किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी पक्ष के विपक्ष एवं विषय में सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और व्याख्या करना होता है। ये जो आकलन होते हैं ये भी 2 प्रकार के हुआ करते हैं। कौन कौन से होता है? पहला है योगात्मक, दूसरा है निर्णयात्मक आकलन। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। कहता है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। रूही क्या है? जब कोई भी समस्या होगी तो उसका जो समाधान होगा वो लगभग 1 से अधिक समाधान ढूंढने की कोशिश किया करती है। बात सुने यार, तो इसमें क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं सृजनात्मक विचार बोला करते हैं। ये होता क्या है सृजनात्मक विचार? कि दिए गए विकल्पों में क्या है? रूही सृजनात्मक विचारक गुणों को प्रदर्शित कर रही है। सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी नई योग्यता तथा तथ्य का सृजन करता है और पूर्ण रूप से उससे अपरिचित होता है। इस प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति को सृजनशील व्यक्ति कहा जाता है, जिसमें प्रतिभा के आधार पर कोई व्यक्ति इस तरह के कार्यों को अंजाम देता है, उसे सृजनात्मकता कहते हैं। देन हमारा क्या होता है? नेक्स्ट आता है हमारा, देन हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे, वो 13 क्वेश्चन पे। कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक जो उसमें कार्य करेगा वो कहेगा अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों में की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। जो शिक्षा का अधिकार है, RTE है,
है ना 2009। इसके अंतर्गत शिक्षा एक मूल अधिकार है जिससे किसी भी बच्चों को वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीकों को ढूंढना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको। फिर 14th हमारा 14th है। 14th क्या कहता है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। क्या 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जिसका सही आंसर है वो सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। मतलब क्या होगा, कोई भी समावेशी कक्षा हो या शिक्षक हो या विशिष्ट शैक्षिक योजना हो तो उसमें क्या होना चाहिए, सक्रिय रूप से क्या होना चाहिए, शैक्षिक रूप से बहुत जरूरी माना गया है। इस तरह की शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, बालक में समाज के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, बालक में नवजीवन का संचार करना आदि। इस हेतु शिक्षक का सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। पठन वैफल्य यानी कि डिस्लेक्सिया, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बालकों को धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता हुआ करती है, कठिनाई महसूस होती है। जिन बच्चों को पढ़ना लिखना शब्दों को बोल पाने में कठिनाई होती है वो डिस्लेक्सिया के लक्षण होते हैं। डिस्लेक्सिया 3 प्रकार के होते हैं। डिस्लेक्सिया के प्रथम चरण में बच्चों को अक्षर और संख्याओं की पहचान करना, पढ़ना, मापना, समय देखना और अन्य गतिविधियां वो ये सब नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो भ्रूणावस्था से ही बच्चों का मस्तिष्क विकसित नहीं होता। इसमें बच्चों को शब्दों की पहचान करने की तथा उनका उच्चारण करने में परेशानी हुआ करती है। अगर तीसरे चरण की बात करें तो बच्चे के मस्तिष्क में चोट के कारण शब्दों को सुन नहीं पाते, जिससे उन्हें शब्दों का उच्चारण करने में, उसे पढ़ने में कठिनाई या परेशानी हुआ करती है। देन दोस्तों हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा तीसरा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा का अधिकार 2009 में उल्लेखित समावेशी शिक्षा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की अवधारणा पर आधारित है। यह एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है हमें कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक विकलांग छात्र का समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र, एक अशक्त छात्र, एक विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय व्यतीत करता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में प्रत्येक शिक्षक को इस सिद्धांत के साथ विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाते हुए कक्षा के में व्यवहार करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस समझ में आया होगा क्या चीज़ है। बढ़ते हैं हम अपने आगे अगले क्वेश्चन की ओर। कहता क्या है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताइए। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित हुआ करता है। क्या होता है ये अवबोधन की प्रक्रिया। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। सोचने का आधार अवबोधन है। अवबोधन पर्यावरण में किसी वस्तु के साथ अवलोकन, अनुभव और प्रक्रिया के द्वारा आता है। छोटे बच्चे यानी कि जो प्राथमिक रूप से प्रथम परस्पर क्रिया उनके पर्यावरण के पूर्ण रूप से उसके ज्ञानेंद्रियों का अनुभव पर आधारित होता है। अधिकांश देखकर, छूकर, कभी कभी सुनकर और स्वाद लेकर है ना अनुभव किया करते हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे और वर्नर के अनुसार किसी भी वस्तु की हस्त कौशल के द्वारा उत्पन्न समझ ही व्यक्ति के ज्ञान और सोच के आधार का निर्माण का ढंग किया करती है। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। मतलब स्कूल में प्रवेश करने के पूर्व भी बच्चों के मस्तिष्क में बहुत सी भावनाएं, बहुत सी धाराएं गहराई तक बनी होती है, जिसके अनुसार बच्चे प्रत्येक चीज़ को उसी के आकार पर निर्मित किया करते हैं और अपनी अलग अलग दुनिया का निर्माण करते हैं। ये उनके इंटरनल
मेंटल प्रोसेस हुआ करता है। ये इसी सिद्धांत को सहानुभूत सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत बच्चों के लिए घातक होती है, अतः शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों के माध्यम से बच्चों के सहानुभूत सिद्धांतों को समाप्त करना चाहिए। चूंकि यह सिद्धांत बच्चों के लिए किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं होता है, अतः इनका निर्मूलन आवश्यक हो जाता है। 19 हमारा क्या कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता की बात कर रहा है तो यह है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ये सही जवाब होगा। आधुनिक शिक्षा पद्धति में बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा की योजना बनाई गई है या बनाई जाती है। उसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। इस प्रकार के विकास में बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी पक्षों को शामिल करके हम देखा करते हैं। वहीं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब सन्निहित होता है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। जीवन में संवेग की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास पर इसका भारी योगदान होता है। इसी प्रकार संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना तथा उसकी समुचित इस्तेमाल संज्ञान कहलाता है। रेबर के अनुसार अगर हम देखें तो संज्ञान का तात्पर्य ऐसे मानसिक व्यवहारों से है जिसमें प्रतिकरण, सूझ, प्रत्याशा, जटिल नियम, उपभोग, प्रतिभा, विश्वास, अभिप्राय, समस्या समाधान तथा अन्य जटिल समस्याएं शामिल हुआ करती है। संवेग की अवस्था में आंगिक प्रक्रियाओं जैसे कि नाड़ी, श्वसन, ग्रंथि स्रावों का एक विकसित उद्दीपन होता है। इस शिक्षार्थी आवेग बल का अनुभव किया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो सही कथन है वो है, क्या कहता है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना प्रक्रिया हुआ करती है। इसमें चारों ऑप्शन में ये जो 3 ऑप्शन होंगे ये बिल्कुल गलत होंगे। लास्ट का जो ऑप्शन है ये आपका एकदम सही उत्तर है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया हुआ करती है। संरचनावाद का योगदान शिक्षा तथा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष रूप में है। संरचनावाद ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अलग करके इनका स्वरूप प्रयोजनवाद बनाया गया, ताकि मनोविज्ञान की हर शाखा जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी शामिल था वह स्वरूप प्रयोगात्मक हो गया। अतः शिक्षा के उन पाठ्यक्रमों के अधिक महत्व दिए जाने लगा जिसे शिक्षार्थियों के चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्षण एवं ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं का समुचित विकास तथा उनका प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो सके। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 22nd क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हमारा 22nd क्वेश्चन कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का परिणाम क्या है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्वेश्चन, माफ कीजिएगा उसके लिए। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका हुआ करता है। मतलब इसका प्रयोग कक्षा में अवधारणात्मक बोधक सोच को विकसित करने का सबसे बेहतर उपाय हुआ करता है। किसी स्पष्ट उदाहरण के द्वारा अमूर्त तथ्यों के बारे में एक अवधारणा का निर्माण किया जाना आसान होता है। संभव है कि पहली बार तथ्यों को समझने में परेशानी हो, लेकिन बार बार समझ लेने या स्पष्ट उदाहरण का निर्माण गैर उदाहरण द्वारा अवधारणाओं का विकास किया जाना आसान हो जाता है। यह प्रभावकारी तरीका हुआ करता है जिस अवधारणाओं की पृष्ठभूमि को मजबूती मिलती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वो क्या कहता है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करना, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारा क्या है, अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी क्रिया या अनुक्रिया जिसे संख्या में वृद्धि करती है वो पुनर्बलन कहलाती है। पुनर्बलन सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही हुआ करता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से काम करेगा आपको ये, ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार की प्रवृत्ति है जिससे उस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने के लिए एक बल मिलता है। सकारात्मक पुनर्बलन से अनुक्रिया को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इस प्रकार की जो अनुक्रिया हुआ करती है उसको घटाने के लिए नकारात्मक पुनर्बलन सहायक होती है। लेकिन अधिगम के जो प्रक्रिया है उसमें दोनों प्रयोगों को सीमित करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से बच्चों का स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा में कमी आ जाती है, ठीक है दोस्तों। देन नेक्स्ट हमारा आता है 24th की तरफ। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे ये हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है, तो वो है हमारा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ये हमारा कहता क्या चीज़ है,
समझिएगा बात को। शिक्षण में अधिगम का ऐसा प्रकार जिससे हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अधिगम को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है, सार्थक अधिगम कहा जाता है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण को उपलब्ध कराने से अधिगम हेतु अनुकूलन परिस्थितियों का निर्माण होता है एवं सार्थक अधिगम को बल मिलता है। इस तरह सतत एवं समग्र मूल्यांकन से समय समय पर अधिगम के बीच आने वाली कठिनाइयों को आसानी से दूर कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पे अगर हम आए, नेक्स्ट हमारा जो आता है क्वेश्चन, यदि 1 मिनट जरा 24 में आप एक चीज़ जरा ध्यान दे दीजिएगा, जो सेकंड वाला है हमारा, ठीक है ना, सेकंड वाला कौन सा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत समग्र मूल्यांकन, ये दोनों ही हमारा सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाता है भाई। 25 या अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो 25वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं को समझ या जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 25वां में जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके। ठीक है, ये क्या कहता है कि बच्चों में के सामने मौजूद जटिल अवधारणाओं को सहज कर सकता है। अन्वेषण विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। इस विधि के माध्यम से बच्चों को खोजी प्रवृत्ति का बनाया जाता है, यानी बच्चों में खोज करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। इसमें बच्चों को अपने निरीक्षण तथा प्रयोगों से स्वयं खोजना होता है। इस तरह परिचर्चा विधि के माध्यम से बच्चों के मध्य समस्या समाधान हेतु एक निष्कर्ष निकालने की चुनौती प्रस्तुत की जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 हमारा क्या कहता है। 26 क्वेश्चन पर को अगर हम लोग देखें एक बार ध्यान से, तो कहता है प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। तो बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, है ना, वो प्रेरित कर सकती है बच्चों को। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक आंदोलन हुआ करती है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई थी। इस तरह की शिक्षा में करके सीखने पर बल, विषयगत इकाइयों पर केंद्रित एकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा में उद्यमिता का एकीकरण, समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल, समूह कार्य तथा सामाजिक कौशलों पर विकास आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रणाली में बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता के रूप में निखारने के लिए उन्हें सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसी पर आधारित विचार को मंथन पर बल दिया जाता है। देन दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 27 की तरफ, जो हमारा कहता है निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। किस अवधि में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो पहला होगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। शारीरिक विकास वृद्धि तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था में बच्चों का भार और लंबाई में वृद्धि बहुत तेजी से होती है। यह अवस्था 3 वर्षों तक रहती है, जिसके बाद विकास की गति धीमी पड़ जाती है। उसकी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का विकास तीव्र गति से होने लगता है। बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस अवस्था में सीखी गई आदतें, व्यवहार, पैदा की गई रुचियां और इच्छाएं सामान्यतः स्थायी हो जाती हैं या स्थायी हुआ करती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो जो निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत या ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, ठीक है ना, और जो यही मतलब यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये विकास के सिद्धांत नहीं है। तो नहीं जब बोला गया तो ये चौथा वाला आपका सही हो गया। विकास का संबंध परिवर्तन से होता है। विकास में व्यक्ति मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था के बाद विकास नहीं होता है, बल्कि यह शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था में भी विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह हमेशा परिवर्तनशील होता है और आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के मिले जुले रूप का परिणाम हुआ करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 29, वो क्या कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है ना। जो प्राइमरी रीजन पूछा जा रहा है, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उसको लेकर के, तो उसमें चौथा हमारा है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया।
ठीक है ना दोस्तों। मैंने अगर आपको याद हो प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट हेरिडिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट हेरिडिटी मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो आपका विकास होगा वो आपकी आनुवांशिकता पर्यावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, तो प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लिया करता है। ये विशेषताएं उसकी माँ एवं पिता अर्थात आनुवांशिक रूप से होता है। इसी के साथ पर्यावरण पर भी व्यक्ति के विकास प्रभावित करता है। वातावरण मनोवैज्ञानिकों का यह तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार से सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि प्रभावित हो जाते हैं। अतः कहा जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण आनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक होता है। दोस्तों अगर पर्यावरण की बात की गई तो यहाँ पे भी वही चीज़ बता रहा है कि अगर आप पंजाब में रहते हैं तो वहाँ के बालक पंजाबी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, अमेरिका में रहने वाले बालक अंग्रेजी भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, वहाँ की लाइफ स्टाइल कल्चर्स को लेना शुरू कर देते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वो वहाँ की अपनी मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, पर्यावरण भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेबल होता है और ये आनुवांशिकता पर्यावरण दोनों में ही क्या होता है, बहुत ही जटिल पारस्परिक क्रिया हुआ करती है। देन हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है, 30th क्वेश्चन है जो हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। सेकंड समाजीकरण है की बात की जा रही है, एजेंसी की बात की जा रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका विद्यालय एवं मीडिया। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के भीतर विभिन्न प्रकार रीति रिवाज एवं गतिविधियों को सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी समाजीकरण के माध्यम से ही संभव है। समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिक एवं द्वितीयक में विभाजित किया है। प्राथमिक समाजीकरण परिवार, पड़ोस, नातेदारी एवं मित्र समूह आदि के माध्यम से होता है, जबकि वहीं द्वितीयक समाजीकरण में कॉलेज, विश्वविद्यालय समिति, राजनीतिक संस्थाएं, मीडिया आदि की भूमिका प्रबल हो जाती है। तो दोस्तों ये है हमारे आज के टोटल 30 + 30 मिलाकर के 60 क्वेश्चन आज आपके हो गए, जो बहुत ज़्यादा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, सारे सबका ये मिला जुला मिश्रण है। वीडियो छोड़ के भी जाइएगा नहीं, अभी आगे आपके लिए सरप्राइज है, कुछ अनाउंसमेंट है आपके लिए, उसे भी सुन लीजिएगा। उसे सुन करके तब आप वीडियो को जाइएगा, और पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे आप अनाउंसमेंट आप सुन लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। कैसा लगा आपको ये सेशन? उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन थे जिसको हमने सेशन 1 में आज देखा। इस तरीके से अब हम आपको डेली एक नई वीडियो देंगे, एक नए चैलेंज के साथ नए क्वेश्चन जो सीटेड है मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सब आपके कवर होंगे। लगभग हम आपके 5000 क्वेश्चन हल करवाने वाले हैं। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए IQ मेंटर पे। आपके लिए अनाउंसमेंट ये था कि जो बच्चे 6th 7th 8th यानी कि जूनियर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेड या फिर स्टेट टेस्ट या ट्रिपल एसबी, उन सब बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट SST यानी कि सोशल साइंस का उसके अलावा मैथ्स का सेशन हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स हम आपका 6th 7th 8th NCERT सोशल साइंस और मैथमेटिक्स आपका कवर कराएंगे पूरे निचोड़ के साथ। ये हुआ है आपके लिए सरप्राइज। दूसरा बेहतरीन अनाउंसमेंट ये है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर का स्टार्ट हो चुका है। जिस नंबर पे आपको ये मैसेज करना है 7268009584 पे कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें हम जो भी आज जैसे आज आपने देखा प्रैक्टिस सेशन, तो ये जो प्रैक्टिस सेशन आपने सॉल्व किया है इसका PDF आपको इस ग्रुप में मिलेगा। इसके अलावा हर एक लिंक की वीडियो की लिंक भी आपको इसमें मिलने वाली है, PDF मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर और भी बहुत चीजें मिलेगी। ये है हमारा अनाउंसमेंट। जल्दी से जल्दी इस ग्रुप में जुड़िए, कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिख करके अभी हमें मैसेज कीजिए, और यूट्यूब के आप सर्च बॉक्स में जाइएगा, सर्च बॉक्स में कैपिटल लेटर में टाइप कीजिएगा IQ मेंटर, वहां पे ये हमारा पेज मिलेगा, उस पेज पे टैप कीजिएगा, टैप करके सीटेड प्रैक्टिस सेशन को आप पूरा वॉच कर सकते हैं फ्यूचर में कभी भी, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च लिस्ट में सीटेड प्रैक्टिस सेशन है ना IQ मेंटर बीच में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिएगा, लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आप लोगों को। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।